ओके, हमने लास्ट खत्म कर लिया था मैथमेटिकल फिजिक्स। किसी को यहाँ तक तो डाउट नहीं था? नो सर। देखिए, थर्ड चैप्टर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको पहले खत्म कराता हूँ, फिर मैं आपको थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक, उसमें पहले आपको कुछ बेसिक्स चीजें समझनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं साइंस, ठीक, जिसका एक छोटा सा एक ब्रांच है फिजिक्स। ये पहले एक ग्रीक अल्फाबेट या ग्रीक लेटर साइंसिया से बनता है, इसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना इज कॉल्ड साइंस। तो हम बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं, तो अलग अलग तरह से साइंस कहलाता है वो। अब इस साइंस में सबसे पहली चीज फिजिक्स। फिजिक्स को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अरिस्टोटल। उन्होंने डिफाइन किया एक वर्ड से, फ्यूसिस। फ्यूसिस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचर या नेचुरल फिनोमेना। तब यहाँ से हम फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स एक्चुअली में होती क्या है। तो आप बोलिएगा कोई भी स्टडी जो कंपोनेंट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करता हो और उन सब के आपस में म्यूचुअल इंट्रैक्शन को डिफाइन करता हो, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना ऑकर करते हो, उन सारी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स सिंपली डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ component of nature and their mutual interaction which defines different natural phenomena. अब यहाँ पे डिफाइन हुआ कंपोनेंट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना, इज कॉल्ड फिजिक्स। तो कंपोनेंट ऑफ नेचर जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो मेनली दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। कुछ जो बहुत लार्जर पार्टिकल एग्जिस्ट हो सकते हैं एंड कुछ बहुत माइन्यूट पार्टिकल हो सकते हैं। इसलिए फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स एंड दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, larger particle, and quantum physics means study of microscopic और किसी चीज को एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं। जैसे एटॉमिक स्केल तक जितनी सारी स्टडी होती है सबको क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब इस क्लासिकल एंड क्वांटम में जो आपको पढ़ना है पूरे 11th एंड 12th में, कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे मेन होता है मैकेनिक्स, जो आपका मोस्टली 11th का पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एंड नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड बेस, या उसी चीज को बोल सकते हैं साउंड के बारे में डिफाइन करना। ये तीन चीज 11th में आप पढ़ेंगे। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये पांच चीजें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंदर सिर्फ एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या उसके अंदर आपको तीन अलग अलग चैप्टर्स होंगे, ठीक, जिसका कुछ पार्ट आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एंड फिर डिटेल स्टडी आप 12th क्लास में डिफाइन करेंगे। तो आपकी पूरी फिजिक्स जो 11th और 12th की, ये सिर्फ 6 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो ओके, अब हम इस स्टडी को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में जनरली इंट्रैक्शन पढ़ना होता है और उसमें फोर्सेस डिफाइन होते हैं। ठीक, तो आपने बहुत सारे अलग अलग तरह से फोर्सेस पढ़े होंगे, लेकिन मेनली सिर्फ 4 तरह के फोर्सेस डिफाइंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक, फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब वो सारे फोर्सेस जो इस नेचर में अलग अलग नेचुरल फिनोमेना जो अकर हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उनको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। अब उन्हीं फोर्सेस का अलग अलग सब डिविजन हो तो आप बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली सिर्फ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं।
तो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब फोर्सेस which governs all the natural phenomena of universe. तब इन फोर्सेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि फिजिक्स मेनली दो पार्ट में डिवीजन आसानी से स्टडी करने के लिए। तो कुछ फोर्सेस आते हैं क्लासिकल फिजिक्स के इनसाइड एंड कुछ फोर्सेस आते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो फोर्सेस आते हैं उनके बारे में शायद आपने पहले क्लास में पढ़ रखा होगा। सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल। किसी भी दो पॉइंट मास कहीं पे भी प्लेस्ड हो तो उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए, अगर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उनके बीच में अगर इंट्रैक्शन हो तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्लासिकल फिजिक्स में मेनली दो पार्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्वांटम फिजिक्स दो पार्ट, एक होता है मेरे पास वीक न्यूक्लियर, जो डिफाइन करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, उनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन क्या होगा, उसको डिफाइन करता हो। दूसरा होता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उनके बीच में एक्ट करता है ताकि टाइटली बाउंड करके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कराता हो। इसके अलावा और कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बेस पर डिफाइन होता है। तो मेनली हम पूरी फिजिक्स में सिर्फ चार तरह के फोर्सेस जानते हैं। आपको इसमें याद रखना है इन चारों फोर्सेस के रेंजेस के बारे में, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन वीक है, उसके बारे में डिफाइन करना। ये सिर्फ दो स्टडी जो आपको याद रखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, सबसे छोटा होता है ग्रेविटेशनल, उससे बड़ा होता है वीक न्यूक्लियर, उससे बड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इसको वैल्यूज के बेस पे डिफाइन करूं, तो अगर मैं इसको 1 मानूं, ये 10⁻⁵, ये होता है 10⁻36, ये होता है 10⁻38। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ इतना डिफर करता है। दूसरा ऑन द बेस ऑफ द रेंज, मतलब अप टू कहाँ तक लिमिट, जहां तक ये फोर्सेस एक्ट कर सकते हो, उसके बेस पे अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं, ऑन द बेस ऑफ द रेंज, सबसे स्मॉल रेंज का होता है वीक न्यूक्लियर, उससे बड़ा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे बड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻17 से 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। इसका रेंज होता है न्यूक्लियर रीजन तक 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर तक, एंड इन दोनों का रेंज अप टू इंफिनिटी। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में आपको ये स्ट्रेंथ वाइज रिलेशन पूछ सकता है या रेंज वाइज आपको रिलेशन पूछ सकता है। ठीक, रितिशा यहाँ तक समझ आया? Yes. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पिछला नोट डाउन किया था आपने? Yes. आइए, कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. रितिशा लिख लिया आपने? Yes. ओके,
अब देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट इज एंड लास्ट कंजर्वेशन लॉज। आपने क्लास 9 तक बहुत सारे कंजर्वेशन पढ़े होंगे, ठीक है, बट मोस्टली फिजिक्स में कंजर्वेशन का सिर्फ 4 तरह का होता है, ठीक। सबसे फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, क्योंकि डाल्टन और डमिंग थ्योरी के हिसाब से एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम न्यूट्रल एटम में हमेशा इक्वल होगा, इसीलिए आइसोलेटेड बॉडी के लिए नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन करते हैं। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास बोलूं या एनर्जी बोलूं, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि एक रिलेशन आपने सुना होगा, E is equals to mc स्क्वायर, डिफाइन करता है कि मास एंड एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है। इसलिए आइदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलूं आइदर कंजर्वेशन ऑफ मास बोलूं, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, एंड लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी बॉडी अगर आपस में इंटरेक्ट करती है, कोलिजन होती है, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मतलब सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा इक्वल होता है। तो लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हैं स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए, ठीक। तो ये मेनली 4 तरह के कंजर्वेशन लॉज होते हैं। अब इसी को अलग अलग तरह से अलग अलग जगह हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतनी सारी चीज जाननी थी जो आपके लिए काम की चीज थी, बाकी ऐसे ही रैंडमली नॉलेज के लिए और कुछ नहीं। इसको लिख लीजिए। लिखिए। Yes. ओके, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर एक्चुअली में मैकेनिक्स का सबसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक। तो हम डिफाइन करते हैं पहले मैकेनिक्स कहते हैं किसको। ऋषभ पता है मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? नहीं sir. देखिए मैकेनिक्स का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी करना, आइदर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेक्शन पॉसिबल हैं वो सारी चीजें उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड से, कितने एक्सीलरेशन से, या दूसरा मैं बोल सकता हूँ किस किस कॉजेस की वजह से वो पर्टिकुलर मोशन हो रहा है। मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी, मैंने उसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, ये सारी चीजें। तो उन सारी स्टडी जिससे कोई ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो सारी चीजों डिफाइन करना इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम सिंपली बोलते हैं study of body at rest or in motion, ठीक, is called mechanics। अब इसमें मेनली 2 पार्ट, रेस्ट वो अलग, मोशन वो अलग। रेस्ट उसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स, मोशन की स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ बॉडी विच इज एट रेस्ट, और बोल सकते हैं उसको इक्विलिब्रियम। जैसे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो रेस्ट में हो, या बहुत सारे इंट्रैक्शन हो और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तब उस स्टडी को स्टैटिक्स बोलते हैं। दूसरा, अगर वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो, तो मूवमेंट करने के बेस पे जितनी सारी स्टडी होगी उसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
स्टडी ऑफ मोशन दो तरह से। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल कहा था कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस स्पीड से, कितने एक्सेलरेशन से। तो ये सारी चीजें क्या है, उस पर्टिकुलर मोशन के कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं उसको, ठीक, या उसको रिजल्ट बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन। अब वो मोशन किस बेस पे कॉज हो रहा है उसके स्टडी करना, तो उसको हम बोलते हैं कॉजेस ऑफ मोशन। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एंड कॉजेस ऑफ मोशन को हम बोलते हैं प्रॉपर डायनामिक्स। ठीक, तो काइनेमेटिक्स में हम जनरली डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी टिल एक्सेलरेशन, सिर्फ इतनी सारी चीजों को पढ़ते हैं। एंड उसके अलावा जितनी सारी चीजें एग्जिस्ट हो सकती हैं, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, एनर्जी, एंड सारी चीजें, सबको हम प्रॉपर डायनामिक्स बोलते हैं। तो मेनली जो आपका फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पार्ट है वो सिर्फ इतनी पार्ट में डिवीजन होता है। अब इस हर पार्ट को इंडिविजुअली अलग अलग मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? इस No, डिवीजन में किसी sir. को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, पहले इसको लिख लीजिए, फिर अलग अलग हम स्टडी करना शुरू करते हैं। लिख लिया? सर हम्म, सर जो अभी स्टैटिक्स की जो दूसरे टाइप्स है उसमें कौन कौन से वो रिपीट कर सकते हैं? मैंने लाइक यहाँ पे लिखा रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो या उस चीज को बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। ओके इक्विलिब्रियम में शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है EQLLM। यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर यस ओके, अब इसके बाद सबसे मेरे पास फर्स्ट है काइनेमेटिक्स। तो आपका चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर। उसी चैप्टर को हम काइनेमेटिक्स 1 भी बोल सकते हैं, या उसी चीज को मोशन स्ट्रेट लाइन दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखिए इस काइनेमेटिक्स डिफाइन कैसे करते हैं। तो जो काइनेमेटिक्स है वो एक लैटिन वर्ड काइनीमा से बनता है। ठीक, काइनीमा एक्चुअली में इसी चीज को ऐसे भी लिखा होता है, शायद इसको आप जानते हैं, सिनेमा। पता है ना सिनेमा किसको बोलते हैं? यस सर ओके, तो एक्चुअली में वो काइनेमा से बनता है। और सिनेमा में एक्चुअली में मोशनल पिक्चर्स होती हैं, हर चीज मोशन में होती है। ठीक, तो वो एक लैटिन वर्ड से डिफाइंड होता है जिसका एक्चुअल मतलब होता है मोशन। ठीक, मोशन का मतलब सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोशन, उसके कॉजेस क्या हैं वो डिफाइन नहीं होता, उसका मतलब काइनेमा होता है। तो काइनेमा सिंपली डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ
consequences or result of motion without considering its cause is called kinematics. ठीक, यहाँ तक समझ आया? Yes. अब इस काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपने क्लास 9th में मोशन जब स्टार्ट किया होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इधर उधर, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटरी मोशन, कब मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, कब इक्वेशन नहीं अप्लाई करता हूँ, कब डायरेक्टली फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये सारी चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो उसको मैं आसानी से समझाने के लिए मैं आपको उसको डिवाइड करके समझाता हूँ। ठीक है, काइनेमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन जहां कहीं भी बोले वहां मतलब होगा कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता होगा, इसलिए जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन डिफाइन होता होगा, तब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, जैसे हर स्टेप अगर एक एक सेकेंड में मैं बढ़ता जाऊं तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम गैप में ले रहा हूँ। ठीक, तो उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। दूसरा हो सकता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, जिसमें स्टेप्स डिफर हो सकता है बट टाइम हमेशा फिक्स्ड होगा, क्योंकि टाइम एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ चेंज होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो टाइम कॉन्स्टेंटली चेंज करे बट उसके हिसाब से जो पाथ लेंथ है वो वेरी कर सकता है, कभी ज्यादा पाथ कवर कर सकता है, कभी कम पाथ कवर कर सकता है। ठीक, तब उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब इसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। ठीक, तो मेनली जो मेरे पास मोशन डिवाइड होता है दो पार्ट में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हम सिर्फ 4 चीजें पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, सिंपल सिंपल इन सब के बीच में आपस में रिलेशन होता है। ठीक, उसको अप्लाई करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जीरो के अलावा कोई भी एक फिक्स नंबर हो, तब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन करा सकता हो एट कांस्टेंट रेट। जैसे मैं 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हूँ, तो अगले सेकेंड में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर उसके अगले मोमेंट में स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब मेरी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती हो या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती हो, तब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो जहां कहीं भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो लास्ट होता है एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल कैसे हो सकता है। जैसे मैंने पीछे कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट रेट से स्पीड मेरी बढ़ रही होगी या कांस्टेंट रेट से मेरी स्पीड घट रही होगी। लेकिन वेरिएबल में क्या होगा, अनइवन चेंज हो सकता है। कभी मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, अचानक से 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, फिर घट के 4 मीटर पर सेकेंड, और वे वेरी कर सकती है रैंडमली, अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, या ऐसी चीज को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस यूज करते हैं। ठीक, जो हमने पीछे पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो मेनली अब मेरे पास 3 चीजें डिवीजन हो गई। फर्स्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड पार्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी फर्दर 2 पार्ट में डिवीजन होता है। एक मैं हॉरिजॉन्टल पाथ को लॉन्ग पढ़ूं तब, या मैं वर्टिकल पाथ को लॉन्ग पढ़ूं तब। ठीक, तो उसमें 2 डिवीजन मैं आगे समझाऊंगा। तो इसको सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। ठीक है, यहाँ तक तीनों डिवीजन समझ आया? तो तीनों डिवीजन को अलग अलग आप पढ़िएगा ताकि हर क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी होगी। कब मैं कौन सा इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, आपको इक्वेशन देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, आलिया यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। यस सर, हो गया। रितिशा लिख लिया आपने? Yes, yes. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज हम समझते हैं रेस्ट एंड मोशन पहले होता क्या है। ठीक? आपने क्लास 9 में इस दोनों चीजों के बारे में डिफाइन किया था, रेस्ट कहते हैं किसको एंड मोशन किसको कहते हैं। अदिति आपको पता है, डिफाइन कर सकते हैं आप? सर, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसकी स्पीड और वेलोसिटी 0 होती है, आई मीन वो अपने के स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा, तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। यस सर। अच्छा, मोशन जब स्टेट में चेंज आए उसको Yes, मोशन sir. बोलते हैं। Yes. जैसे सपोज कर लीजिए एक बहुत बड़े आप उसमें ओशन में या रिवर में जिसके चारों तरफ कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ पानी पानी है, वहां पे आप अपना हाथ पैर चला रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर मूवमेंट हो रही है। अगर कोई पूछे कि रेस्ट में है या मोशन में है, तो क्या डिफाइन करेंगे? मोशन में। मोशन में, बट आपका पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा, आप एक ही जगह ऊपर नीचे ये भी तो कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम। शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, हम वहां पे डिफाइन करते थे किसी एक ट्री को, ठीक, एज अ रेफरेंस लेते थे। ठीक, एंड ये पाथ डिफाइन करूं, अगर कोई इंडिविजुअल टाइम के चेंज करने के साथ अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंस चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। तब इस पर्टिकुलर ट्री इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक, रेफरेंस ऑब्जेक्ट और पॉइंट का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका पोजीशन चेंज ना करता हो। ट्री देमसेल्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर सकती है, नहीं कर सकती, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एक जगह रूटेड होता है एंड फिक्स होता है, इसलिए उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक, अब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम अगर अपना पोजीशन चेंज ना करता हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? रेस्ट। एंड अगर टाइम के चेंज करने के साथ अपना पोजीशन चेंज कर ले, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक चला है, तो इसको बोल सकते हैं मोशन। ठीक, तो एक्चुअली में रेस और मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट डिफाइन करना कंपल्सरी है। ठीक, जैसे मैंने कहा किसी लार्ज ओशन में हो तो उसके चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप अपने मोशन को डिफाइन कर पाए। जैसे वहां पे कोई आइसबर्ग हो, कोई आइसलैंड हो, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कीजिए कि उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन क्लोजर हो गया या फार्दर हो गया विथ पैसेज ऑफ टाइम।
तब मैं बोल सकता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ या मैं मोशन में हूँ, उसको अप्रोच कर रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। आया समझ? यस। ओके, तो सबसे पहली चीज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट समझ आया? कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया जो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ना करता हो, उसको एज ए रेफरेंस मान लिया। अब उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट कहते हैं if a body does not changes its position with respect to time and with respect to reference point और ऑब्जेक्ट, तब उसको रेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली मोशन, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर ले तो उसको मोशन बोलते हैं। इफ बॉडी changes its position with respect to reference point and the passes of time, तब उसको बोल सकते हैं हम लोग कि उसने मोशन किया। बट हर ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। जैसे हम बोलूं कि ट्री हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल चला जाए स्पेस में, मून के ऊपर, वहां से देखे तो अर्थ दमसेल्फ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता होता है। उस रोटेशन की वजह से वो जो ट्री होगा वो भी उसको कैसा दिखाई देगा? मोशन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ट्री रेस्ट में थी, बट मैं स्पेस में गया तो उसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? मोशन में हो गया। ठीक, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग तरह से क्या हो सकता है? बिहेव कर सकता है। ये बात समझ आई मेरी? यस ठीक है, सर। ओके, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं a body may be at rest in some frame, in some reference frame, and maybe in motion in other. इसीलिए no body can be at absolute rest or absolute motion, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए लिख ली।
सर कर रहे हैं। ओके डन सर। ओके रितिशा लिख लिया आपने? यस। ओके तो हमने यहाँ तक डिफाइन कर दिया रेस्ट एंड मोशन होता क्या है, ठीक। ओके नेक्स्ट, अब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो मेरे पास मूवमेंट 3 तरह से डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मोशन 3 तरह से, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे बोलूं कि पाथ ऑफ लाइट को अगर बोलिए कि वो कितने प्लेन को कंसीडर करता है, तो आप बोलिएगा सिर्फ एक प्लेन को, जिस अलॉन्ग आपने थ्रो किया, ठीक, वो सिर्फ उसी पाथ के अलॉन्ग दिखाई देगा, एक ही पाथ के अलॉन्ग। इसीलिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है इसके पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी एक कोऑर्डिनेट के लिए मूव कर सकता है। दूसरा, अगर मैं 2 डायमेंशनल डिफाइन करूं, जैसे अगर मैंने कोई एक कैरम बोर्ड ले लिया, ठीक, उसमें मैंने स्ट्राइकर लिया एंड उसको थ्रो किया, यहाँ से मूवमेंट करें जैसे इस पॉइंट पे, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में, फिर टकराने के बाद इस डायरेक्शन में। तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइकर का, वो 2 डायरेक्शन में, आइदर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूवमेंट हो रहा है एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूवमेंट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक प्लेन सरफेस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, तब उस मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। थर्ड, 3 डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं स्पेस, ठीक। 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं प्लेन एंड 3 डायमेंशनल इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस। जैसे फ्लाइंग काइट, ठीक, कोई भी इंसेक्ट उसका फ्लाई करना, ठीक, ये सारी चीजें स्पेस को डिफाइन करती हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों टर्म को डिफाइन करता है। इस तरह कि वो काइट मे बी समटाइम किसी इस पोजीशन पे हो सकती है, समटाइम्स वो हायर एल्टीट्यूड पे भी जा सकती है, पीछे जा सकती है, आगे जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम 3D मोशन बोल सकते हैं या स्पेस में मोशन बोल सकते हैं, ठीक। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में। अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन समझ आ गया 3 तरह से कैसे कैसे हो सकता है। सर आप 2 डायमेंशनल वापस से रिपीट कर सकते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब किसी प्लेन सरफेस के अलॉन्ग मूवमेंट करना। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कैरम बोर्ड ले लिया, वहाँ पे कोई स्ट्राइकर है, यहाँ पे उसको मैंने थ्रो किया, यहाँ से मूवमेंट करें, सामने सरफेस से हिट किया बाउंड्री से, फिर रिटर्न बैक इस डायरेक्शन में, फिर टकरा के इस डायरेक्शन में। तो इसने जो मूवमेंट किया वो दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग, बाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहे हैं और साइड साइड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, बट अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर सकता। मतलब उस बोर्ड से अपवर्ड नहीं जा सकता, बोर्ड से डाउनवर्ड नहीं जा सकता। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ 2 डायमेंशन तक लिमिटेड है उसका मोशन, उसको बोल सकता है मोशन प्लेन। ओके सर। दूसरा बोल सकता हूँ, जैसे कोई भी ट्रैक आप ले लीजिए, जैसे गाड़ी चलती है, तो रोड हमेशा स्ट्रेट नहीं हो सकता, अनइवन मूवमेंट होता रहता है।
तो अगर स्ट्रेट जा रहा है, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, लेफ्ट मूवमेंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पाथ है वो चेंज कर सकता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस जा सकता है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस जा सकता है। तो हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, बट स्पेस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक, वैसे काइट फ्लाई कर सकती है, तो एक्स एक्सिस को लॉन्ग मूवमेंट करेगी, वाई एक्सिस को लॉन्ग मूवमेंट करेगी, अपवर्ड मूवमेंट करेगी, तीनों डायमेंशन को लॉन्ग मूवमेंट कर सकती है, इसलिए उसको बोल सकता हूँ 3 डायमेंशनल मोशन। आया समझ? यस सर। ओके, तो ये सिंपली मैंने समझाने के लिए डिफाइन किया था कि मोशन 3 तरह से हो सकता है। अब हमें लिमिटेड करना है सिर्फ अपना मोशन 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में कैसे कैसे हो सकता है उसको डिफाइन करना है। यहाँ तक समझ आया? यस ये बोल सकते हैं पाथ ऑफ लाइट 1 डायमेंशन हो सकता है। यहाँ बोल सकता हूँ, जैसे मैंने कैरम बोर्ड लिया एंड उसके ऊपर मैंने कोई भी स्ट्राइकर उसको थ्रो किया। ओके, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। यस रितिशा, यस सर। अब इस यूनिफॉर्म मोशन में सबसे फर्स्ट पार्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आप सबको पता होगा इन दोनों का मतलब, क्लास 9 में आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। आगे डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस किसको बोलते हैं? गोइंग फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई। अच्छा, तो प्लेस एक्स से वाई तक चला गया तो उससे मैं क्या कैलकुलेट करूं? टाइम कैलकुलेट करूं, स्पीड कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं? जो डिस्टेंस दे दो। अब बोलिएगा पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यस सर, यस सर। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन को मूवमेंट करें। ठीक है, रितिशा डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं किसको बोलते हैं? सर जितना ऑब्जेक्ट उसकी जितनी पोजीशन चेंज हुई है। अदिति, सर शॉर्टेस्ट पाथ एक बहुत पॉइंट से अच्छे। दूसरे पॉइंट। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक इंसेक्ट लिया, या कोई भी एक छोटा सा इंसेक्ट इस तरह, इसको हम बोलो कि सरफेस के लॉन्ग क्रॉल करना शुरू करें। ठीक है, तो उसका मूवमेंट कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक का पोजीशन देकर। ठीक, तो अब बोलेगा इस पूरे पाथ के लॉन्ग, ये जो यहाँ से पहले मूवमेंट किया यहाँ तक, फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, इस तरह। तो इस पूरे एक्चुअल पाथ लेंथ जितना उसने कवर किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तब उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो सिंपली डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, एक्चुअल पाथ covered by a body during its motion, तब उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस में देखिए कोई फिक्स पाथ नहीं है या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। पहले मेरे पास डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, फिर उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं नो फिक्स्ड डायरेक्शन। एंड चूंकि मेरे पास पाथ लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड पाथ एक्चुअली में लेंथ का मेजरमेंट होता है, इसलिए उसकी ऐसा यूनिट मीटर हो सकती है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट इज मीटर। अब इस पूरे पाथ में अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन करूं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दूं डॉट डॉट लाइन इस तरह से,
तो ये जो पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में। इसके अलावा कोई भी और अदर पाथ डिफाइन करूं या ड्रॉ करूं, तो सपोज कर लीजिए किसे इस तरह, सपोज कर लीजिए किसे इस तरह, ये सारे अलग अलग पाथ डिफरेंट लेंथ ले सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर पाथ से स्लाइटली लॉन्गर होगा। तो अगर हमको बोले कि ऐसे जाऊं, तो इसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना है, बट इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड है। इसलिए बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, एंड वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में डिफाइन होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक, ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसमें हमेशा फिक्स डायरेक्शन होता है। एंड ये भी चूंकि पाथ लेंथ का मेजरमेंट है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट मीटर हो सकती है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके अलग अलग केसेस बताता हूँ। रितिशा लिख लिया यहाँ तक आपने? Yes. आलिया डन? यस सर। ओके, अब मेरे पास सबसे पहली चीज होती है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, या दोनों बराबर होगा अलग अलग सिचुएशन में, मैं आपको वो डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट, अगर आपको बोले फॉर स्ट्रेट पाथ, ठीक, कोई भी मान लीजिए पाथ ले लिया यहाँ से यहाँ तक, कोई भी स्ट्रेट पाथ, ठीक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक। तब इसके लिए अगर आपसे बोले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उस एक्चुअल पाथ में, ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ज्वाइन कीजिएगा तो इसी पाथ के लॉन्ग डिफाइन होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वो भी ए बी के इक्वल हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये फर्स्ट रिलेशन। बट इसके अलावा कोई भी अदर पाथ लीजिए, जैसे मैंने कोई कर्व पाथ ले लिया, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कोई कर्व लिया और कुछ नहीं, ठीक, फॉर एनी अदर पाथ, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो इस पाथ के लिए अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये डिफाइन करूं एंड फाइनल पॉइंट ये डिफाइन करूं, तो आपने 9th में पढ़ा होगा बाउंड्री पाथ लेंथ, अगर ये कैलकुलेट कीजिए तब वो सेमी पेरीमीटर या हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू पाई इंटू आर होती है। टोटल कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई आर, हाफ सर्कल इज पाई आर। अब अगर मैं ए एंड बी के बीच में अगर शॉर्टेस्ट पॉइंट डिफाइन करूं, तो आप बोल सकते हैं उसका डायमीटर होगा, तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मिड पॉइंट जो कि उसका सेंटर होगा, तो यहाँ पे भी रेडियस आर, यहाँ पे भी रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब इन दोनों टर्म में देखिए आर एंड आर दोनों में कॉमन है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड यहाँ पे 2,
मतलब ये टर्म इस टर्म से क्या है, बड़ा है, तो बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल अदर पाथ अदर देन स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को नीट में एक टर्म पूछा था इनके बीच में रिलेशनशिप, तो उन्होंने रेशियो के टर्म में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, आइदर इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो आप बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है एंड किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में वो उसके बराबर होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आया समझ? यस सर। इतना नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes. अदिति, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके डन। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आसान सा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। A boy goes 8 meter east, then 4 meter north, then 2 meter west, and then 1 meter south. Find displacement from starting point. पहले ड्रॉ करिए एंड देन फिर पुट करने की कोशिश कीजिए सारी चीजें एंड देन सॉल्व कर लीजिए।
कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, या क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा है। रितिशा, कुछ समझ आया क्वेश्चन? सर ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बन रहा है, आपने मेजरमेंट सही से नहीं लिया। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट वो 8 मीटर जाता है ईस्ट, ठीक। तो 8 मीटर सपोज कर लीजिए ईस्ट, इस डायरेक्शन में हो सकता है यहाँ से, इस बात के अलावा नेक्स्ट हो सकता है 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो उससे हाफ डिस्टेंस हो सकता है टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह। नेक्स्ट हो सकता है टूवर्ड्स वेस्ट, उसका भी हाफ यहाँ तक। एंड लास्ट 1 मीटर टूवर्ड्स साउथ। आई थिंक आपका डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा। अदिति, आपका डायग्राम ऐसा बना? यस सर। यहाँ से यहाँ तक आपका 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका 4 मीटर है, फिर उसके बाद 2 मीटर, एंड देन फिर लास्ट में आपका 1 मीटर यहाँ से। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, फिर आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कैलकुलेट कीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट बता देगा वो। मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इस तरह ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। रितिशा, समझ आया ये मैंने क्या किया है? यस। अब देखिए मेजरमेंट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर था, 2 मीटर यहाँ से कम कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 6 मीटर, ये हो जाएगा 6। उसी तरह आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 4 मीटर, उसमें से 1 मीटर माइनस कर दीजिए, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो आपको एक ट्रायंगल बन गया जिसका बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस कैलकुलेट हो जाएगा। अदिति, आपका आया था इतना? यस सर। सच्ची? पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल का तो निकाल लिया था। अच्छा, कितना आंसर है? 6 और 36 और 9 हो जाएगा 45, √45। ओके, आइए यहाँ तक समझ आया? यस सर। तो इसका आ जाएगा √45, इसको लिख सकते हैं, और 9 5 से 45 मीन्स 3/5 मीटर, ठीक। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया इस पर्टिकुलर पाथ के लिए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं दूं, ठीक है, if in above question, if pattern continues to infinity, इसका मतलब क्या हुआ? पहले गया वो 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर गया 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर गया 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर गया 1 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एंड फिर सो ऑन 0.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 0.25 मीटर। जैसे जैसे पैटर्न इस तरह से हाफ होता जा रहा है, होते होते कहाँ तक चला गया? इन्फिनिटी तक चला गया। तब आपसे पूछे कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तब कैसे सॉल्व कीजिएगा?
कोशिश करिए जरा, मैंने आपको ये चीज सिखा रखी है पीछे। इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिए, जिसमें ना समझ में आए। सर मुझे नहीं समझ आया। ओके, जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे इस तरह से पाथ किया, पहले ओ से गया ए तक, ए से गया बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, सिर्फ मैंने इतना बात लिया था। अब वो कहता है कि इस पूरे पैटर्न में हर डिस्टेंस हाफ होता जा रहा है। जैसे पहले 8 था तो 4 हो गया, 4 है तो 2 हो गया, 2 है तो 1 हो गया, तो 1 का हाफ कितना होगा 0.5, तो इस डायरेक्शन में 0.5 जाएगा। फिर उसका हाफ कितना होगा 0.25, तो इस डायरेक्शन में 0.25, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो इस पूरे पाथ लेंथ का टोटल पार्ट, जिस टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, ताकि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो आप इसको इनिशिएट कैसे करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे डिस्टेंस सिंपली एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus dot 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 to infinity, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। रितिशा, आपने पढ़ा था ये सीरीज कैसे ऐड करते हैं? सर जो एपी वाला होता है, ये एपी नहीं है, देख लीजिए आप सब्ट्रैक्ट करके। 4 minus 8 is -4, यस 2 minus 4 is -2। कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, ठीक। अदिति, इसको ऐड करना तरीका मैंने आपको सिखाया था आई थिंक। सर इस सीरीज को हाँ, मैंने आपको टर्म पढ़ाया था जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका Correct, रेशियो correct। इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं एंड देखते हैं उसका रेशियो इक्वल आता है नहीं आता। जैसे आपको 4, उसको डिवाइड कीजिए 8 से, 4 डिवाइड बाई 8। उसी तरह 2 डिवाइड कीजिए 4 से, 2 डिवाइड बाई 4। उसी तरह 1 को डिवाइड कीजिए 2 से, 1 डिवाइड बाई 2। इन तीनों का रेशियो देखिए इक्वल आ रहा है, आ रहा है। यस सर। तब इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं आर से। फर्स्ट टर्म इसको हम बोलते हैं ए, तब इसका फॉर्मूला होता है एस अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। विदिशा, समझ आया ये सीरीज कैसे मैंने ऐड किया? यस ओके, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि जब कभी इस तरह का सीरीज हो जिसमें कॉमन रेशियो चेंज होता हो, ठीक, मतलब सेम टर्म डिवाइड होता हो या सेम टर्म मल्टीप्लाइड होता हो, तो उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो उसके सीरीज का सम का फॉर्मूला आपका इंफिनिटी ये होता है। अब इसमें आपको ए गिवन है, आर गिवन है, वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व करिए। आइए, समझ आया था ये? यस सर। ओके, वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। सर इसका आंसर 16 है क्या? ओके, शायद 16 आंसर आ जाएगा। यस सर 16। यस सर। आ गया सबका 16? यस सर। ओके, तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नीट का, ठीक है। A ball of radius r is rolled half on a surface. Find the displacement of point initially at bottom.
मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई एक बॉल है इस तरह, ये किसी पाथ पे, हॉरिजॉन्टल पाथ में मूवमेंट कर रहा है, इस तरह। पहले मैंने कोई पॉइंट लिया जो इनिशियली बॉटम पे था, यहाँ पे पॉइंट पी। अब ये रोल किया इस तरह, हाफ रोटेशन, ये पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा? तो टॉप पे। बॉल से एक पॉइंट पहुंच जाएगा पी टॉप पे। तब इस पी एंड इस पी, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी which was initially at the bottom। ठीक, तो अब रोल करके टॉप पे पहुंच गया होगा, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा उसकी वैल्यू बताइए, इन टर्म्स ऑफ पाई कैलकुलेट कीजिएगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए आपका एक ट्रायंगल बनता होगा, उस ट्रायंगल के बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सी चीजें नोन है वो ड्रॉ कीजिए, एंड देन अननोन टर्म को फाइंड आउट कर लीजिए। रितिशा कुछ हुआ आपसे, ट्राई किया? यस सर, उसका जो जो बेस होगा वो क्या लेंगे? अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से पहले इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक, एंड देन फिर इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिए। आई थिंक ऐसे ही किया होगा आपने। यस सर, तो इसमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो बेस की क्या वैल्यू होगी? सपोज कर लीजिए जो बॉल रोल कर रहा है, ठीक है, रोल कर रहा है तो सिर्फ हाफ रोटेशन कर रहा है। जिसमें आपको दिखाता हूँ ये पेन, ठीक है, इस पेन को देखिए, ये टिप आपको दिख रहा होगा इस तरह। अगर मैं इसको हाफ रोटेट कराऊं इस तरह, तो इसका मतलब होगा कि जो बाउंड्री होगी, हाफ बाउंड्री, वो उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या करती होगी, रोल करती होगी। हो सकता है यस, नहीं समझ आया। इसका जैसे मैंने ये पायार पेन होगा। लिया, यस हाँ जैसे मैंने पेन लिया है इस तरह, ठीक है, इस पेन में जैसे ये नीचे बेस है, ठीक, अगर मैं इसको हाफ रोल करूं इस तरह ताकि वो टॉप पे पहुंच जाए इस तरह, ठीक, तो इसका मतलब होगा कि हाफ ऑफ द बाउंड्री वो उस पर्टिकुलर सरफेस के अलॉन्ग क्या रोल हुआ। तो अगर कंप्लीट रोटेशन होता तो टोटल 2 पाई आर लेता, हाफ रोटेशन हुआ तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पाई आर हो जाएगा। आइए समझ आया मैंने कैसे लिया। यस सर। एंड ये चीज तो आपको पता है डायमीटर है, तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r। अब आपको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस पॉइंट पी का। अदिति आपसे हो गया था यहाँ तक? सर नीचे बेस नहीं पता था। ओके, चलिए अब कैलकुलेट कीजिए, पी टू पी डैश।
सर ये 4r² प्लस π² आ रहा है कुछ ऐसा ही। Under root perpendicular, which is 2r का whole square, which is 4r square plus base π²r²। r स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, उसको बाहर ले लीजिए, तो r रूट अंडर 4 प्लस π², ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको π² की वैल्यू गिवन होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है अप्रॉक्स, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी r अंडर रूट 14, ऐसे भी लिखा हो सकता है आंसर। आया समझ? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। सर मुझे वापस से बेस वाला समझा देंगे। ओके, देखिए मैं बेस वाला समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेन लिया, ठीक है, इसके नीचे देखिए रिफिल है हुआ, मतलब कैप, इस तरह कैप है, ठीक है। अगर मैं इस बेस को ऐसे फिक्स कर दूं, ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे? यस सर। अगर मैं इसको हाफ रोटेट करता हूँ इस तरह, पहुंच गया टॉप पे, देखिए। यस सर। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन करता तो कंप्लीट टोटल 2πr लेता, बट मैं सिर्फ हाफ रोटेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर बॉल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो लेंगे, ओके 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 सर। ठीक है, इसलिए मैंने πr लिया। ओके, यहाँ तक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करना सीख लिया है। मैं क्वेश्चन देता हूँ इससे वर्मा का, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है, वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें कहता है कि एक कैरम बोर्ड है, ठीक, कैरम बोर्ड में लेंथ एंड ब्रेड्थ आपस में इक्वल होती है, ठीक, तो आप सपोज कर लीजिए उसका लेंथ L है, ठीक, इसका लेंथ L एंड ब्रेड्थ भी है। कोई क्वीन जो उसके सेंटर पे है, जिसको मुझे डिप करना है किसी भी साइड पॉकेट में, इधर इस इधर वाले साइड पॉकेट में या इधर वाले साइड पॉकेट में, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे कोई क्या है, क्वीन है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हिट करते हैं ताकि यहाँ से टकराए एंड टकरा के वापस बाउंस बैक करके इस पॉइंट पे चला जाए। तो यहाँ से ये मूवमेंट की उधर एंड देन वापस रिटर्न बैक इस साइड पॉकेट में। तब आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by queen to fall into side pocket. क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि बिल्कुल सेंट्रल लोकेटेड एक क्वीन है, उसको मैंने हिट किया ताकि फ्रंट साइड से बाउंस बैक करके किसी भी साइड पॉकेट में आके डिप कर जाए, ठीक है। तो उस पूरे पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, जब उसके साइड L दे रखा हो। थोड़ी ज्योमेट्री अप्लाई कीजिए, यहाँ पे कोशिश करनी है। आप लोग डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट डिस्टेंस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालिए, मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखाता हूँ। स्टार्ट कैसे करेंगे रितिशा? सर देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका मतलब होगा शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब होगा। यस आप क्या कीजिए, एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक। अब आपको ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, यस राइट एंगल ट्रायंगल,
यस सर। इसका बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, आप जान सकते हैं? आलिया बता सकती है इस ट्रायंगल का बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल का? सर हाफ एल। बहुत अच्छे। ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2 यहाँ से यहाँ तक, एंड ये भी डिस्टेंस हो जाएगा l/2 यहाँ से यहाँ तक। तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना? यस सर। ओके, कैलकुलेट कीजिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। सर इसका √(L²/2) है क्या? l/2 उसका होल स्क्वायर, ये 2 बार है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ l/2 √2, ऐसे लिख सकता हूँ, या इसी चीज को लिख सकता हूँ l/√2, क्योंकि l²/4 आ जाएगा, 2 बार ऐड कीजिएगा तो l²/2 आ जाएगा, तो इसको रूट में l/√2 लिख सकते हैं। आपका आंसर इतना आएगा। यस सर। रितिशा यहाँ तक आ गया आपका? यस सर। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह, ठीक, एंड बाकी जो वो वाला पार्ट है एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन इस तरह से है। तो आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? यस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती थी कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये साइड, यहाँ से ये साइड और यहाँ से ये साइड, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहले समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी कैसे है? आ गया? यस। देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक, दोनों ट्रायंगल में ये साइड दोनों में कॉमन है, ये सर ठीक। समझ तो इसके बेस पे मैं कॉन्ग्रुएंसी बोल सकता हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है ड्यूरिंग बाउंसिंग। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसी तरह ये भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है यहाँ से तक, और ये एंगल 90 डिग्री। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए y। यहाँ पे 3y किसके इक्वल हो जाएगा, l/2 के इक्वल। तो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू l/2, सो y इज इक्वल्स टू l/6। आपका बेस आ गया। यहां से यहां तक के पार्ट को आप x बोल दीजिए, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। आया समझ? यस सर। अब आपको एक ट्रायंगल दिखता होगा जिसमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, मतलब बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, ऐसे पता है आपको। तो y की वैल्यू पता है बेस इन टर्म्स ऑफ l, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है l/2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हाइपोटेन्यूज अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा O से A से B तक, which is equals to 3x। रितिशा ये समझ आया मैंने कैसे किया? यस। आ गया? यस सर। ओके, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, so x is equals to root under perpendicular का स्क्वायर which is l/2 का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर विच इज L/6 उसका स्क्वायर, जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इतना आ गया सबका? यस सर। ओके रितिशा, यहाँ तक समझ आया आपको? यस। ओके तो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरह से क्वेश्चन करना सीख लिया, ठीक है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से चीजें हो सकती है। ओके इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड और सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।